जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों? जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैप्टर के 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। आज थर्ड पार्ट लेके आए। इतने अच्छे से 2 पार्ट इसे कर दिया भाई साहब, नहीं देखे तो पहले वो 2 पार्ट देख लो, क्योंकि इसमें तो हमने सारा बताया है अमेरिका के बारे में। अमेरिका की बिल्कुल A to Z हिस्ट्री बता चुके हैं, क्या सा देश है, कैसे दुनिया को पागल बनाता है, कैसे अपना फायदा देखता है, सब कुछ पिछली 2 वीडियो में बता चुके हैं। तो ये उसी वीडियो का तीसरा पार्ट है। आप पिछली 2 वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगती है आपको, ठीक है। और आज की वीडियो में हम बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्यों होने वाली है भाई? देखो, आपको पीछे बोर्ड पे एक नाम लिखा दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है? कौन सा नाम? जी हाँ, वन एंड ओनली इंडिया। ठीक है जी, इंडिया के नाम के आगे स्टार लगेगा। क्या लगेगा? स्टार। दादागिरी अब तक जिसकी चली थी, जंगल में हर कोई शेर है, तब तक असली शेर नहीं आ जाता। असली शेर कौन है? इंडिया। कैसे? हम बताते हैं। देखो भाई, चैप्टर से थोड़ा सा अलग चल के बताते हैं। पहले वीडियो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मेरा नाम है आशीष और मैं आपके साथ 12th में 95% से ज़्यादा नंबर दिलाने के लिए बच्चों की पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ। तो आप भी वीडियो को उतना ही देखें, अच्छे से देखें, शेयर करें। सब कुछ कराने के लिए हम यहाँ पे रेडी हैं। मोटिवेशन वीडियो से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके क्वेश्चन आंसर इन चैप्टरों के विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं करा रहा हूँ। तो ये अपना थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के पहले 2 पार्ट और चैप्टर पूरा चल रहा है बहुत ही अच्छे से। और सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कराता हूँ, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, 12th क्लास की सारी बहुत अच्छे से करा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इंडिया की बातें होगी, तो चलिए भैया वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया सबका दादा है। मतलब कि जब तक असली शेर की एंट्री जंगल में नहीं होती, हर कोई जंगल में शेर बन के घूमता है। इंडिया की एंट्री को हमने शेर से कंपेयर क्यों किया? देखो भाई, दुनिया में 2 गुट बने हुए हैं। जब कोल्ड वॉर के टाइम पे थे, अब भी माना जाए तो ऐसा होता है कि जो रशिया का दोस्त है वो अमेरिका का दुश्मन है, जो अमेरिका का दोस्त है वो रशिया का दुश्मन है। लेकिन द वन एंड ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया, जिसके दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है। इंडिया सुबह अमेरिका के साथ अगर बैठक करता है तो उसी दिन शाम को रशिया के साथ ही बैठक करता है। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई ना, तो मतलब कि देखो, दुनिया का एक तरफ जापान और अमेरिका, इंडिया की सुबह बैठक होती है अमेरिका के और जापान के, और तीनों को मिलकर वहाँ पे होती है। उसी दिन शाम को इंडिया की बैठक किसके साथ होती है? चीन के साथ और यूएसएसआर, यानी कि पुराना यूएसएसआर, आज का रशिया। समझ रहे हो? मतलब कि इंडिया की कितनी लेवल की, इंडिया में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना महत्व है। तो आज हम इंडिया यूएस रिलेशन भी पढ़ेंगे। जो हमारे चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया उसको देखते हैं। हेजेमनी हम समझ चुके हैं अच्छे से क्या होता है। हेजेमनी का मतलब मैंने बता दिया है कि भाई दुनिया में जो दादागिरी अमेरिका दिखाता है अपनी मिलिट्री के दम पे, ठीक है भैया, अपनी सॉफ्ट पावर के दम पे, अपना जो उनकी जीन्स, उनका कपड़ा, उनका पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ अमेरिका का चलता है सॉफ्ट पावर के रूप में, अपनी स्ट्रक्चरल पावर के रूप में। सारा हमने पढ़ लिया। जैसे कि बेसिक पब्लिक गुड्स जो होती है, इंटरनेट से लेके माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ अमेरिका का चल रहा है। तो अमेरिका की हेजेमनी दुनिया में बनी हुई है। तो उसके आगे कुछ कॉन्स्टेंट ऑन अमेरिकन पावर, मतलब कि कुछ बाधाएं, कुछ रुकावट भी अमेरिका की पावर के ऊपर है। क्या है भाई साहब वो पावर? देखो भाई, इंडिया की तरह अमेरिका में भी जो है डेमोक्रेसी है, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उनकी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी। लेकिन सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी भी है। क्यों? वहाँ पे मीडिया इतनी ज़्यादा स्वतंत्र है, मतलब कि वहाँ के राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ती, बात बात पे लपेट देती है। मतलब कि जनता इतनी अवेयर है, अगर अमेरिका दुनिया में कुछ गलत करेगा, मतलब कि ठीक है, छोटा मोटा तो करता रहेगा जहाँ पे जब तक लोगों की नज़र नहीं जाती। लेकिन कुछ बड़े लेवल पर अमेरिका गलत करता, वहाँ के लोग वहाँ की बिल्कुल खाल उधेड़ के रख देते हैं अमेरिका की। जो आपने थोड़े दिन पहले जो हुआ भी था, अश्वेत की जो एक की डेथ हो गई थी पुलिस वाले के साथ से, तो उसके ऊपर कितना बवाल मच गया था। सरकारों को उस आदमी को, जो पुलिस वाला था, उसको सजा देनी पड़ गई 22 साल की। तो ये ऐसा ही कुछ, मतलब कि वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा अवेयर है। तो कुछ उनके ऊपर रुकावट है, कुछ बाधाएं हैं। अमेरिका हर जगह अपनी मिलिट्री पावर को नहीं दिखा सकता। वहाँ की मीडिया इतनी ज़्यादा अवेयर है, तो अपनी मीडिया को एकदम उनके बाल खाल उधेड़ के देती है। आपने ट्रम्प के भाषण सुने होंगे। ट्रम्प के हर दूसरे भाषण में वो अपनी मीडिया को गाली देता रहता है, क्योंकि उनकी मीडिया अपनी हर ही वीडियो में ट्रम्प को गाली देती रहती थी। मतलब कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो भी मीडिया से बिल्कुल टक्कर है, बिल्कुल लड़ाई है आपस में। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में बिल्कुल याराना है दोनों का, मीडिया और जो रूलिंग पार्टी है, दोनों बिल्कुल हाथ से हाथ मिला के बैठे रहते हैं, दोस्ती यारी बहुत अच्छे वाली चलाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल टक्कर रहती है। जो रूलिंग पार्टी होती है, जवाब देना पड़ता है, अकाउंटेबल है, जवाबदेही हर चीज़ की देनी पड़ती है अमेरिका को, अपनी मीडिया के सामने, अपने लोगों के सामने। तो ये कुछ 2 पॉइंट हो गए। एक तीसरा पॉइंट क्या होगा? मैंने बताया था नाटो। नाटो, व्हाट इज नाटो? नाटो इज अ ग्रुप ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज, यानी कि कुछ
यूरोप की कंट्रियाज और कुछ बड़ी बड़ी दुनिया की कंट्री जो अमेरिका के बाद जो पावरफुल में ईयू की हो गई, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, बड़ी बड़ी कंट्रीज इसमें नाटो में आती है, जो अमेरिका को बिल्कुल रोकने में सक्षम है। मतलब कि नाटो में बहुत बड़ा योगदान बेशक से अमेरिका का है, अमेरिका ने ही बनाया था, लेकिन बाकी कंट्रियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब मान लेते हैं कि इंडिया से अगर मान लेते हैं यूएस के कुछ रिलेशन अभी तो बहुत अच्छे हैं, खराब भी हो कभी, तो क्या अमेरिका इंडिया के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ भी हमले कर सकता है, मिलिट्री एक्शन ले सकता है? जी नहीं, क्योंकि इंडिया के फ्रांस के साथ इतने अच्छे रिलेशन है, मतलब कि बिल्कुल मुन्ना भाई सर्किट के साथ। और फ्रांस, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कुछ ऐसा करने की इजाज़त, तो खैर देने का उसका मतलब नहीं है, लेकिन रोकेगा जरूर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कॉन्स्ट है, एक तो नाटो हो गया, एक उनकी मीडिया हो गई, एक उन्हीं के लोग, और एक क्या होगा भाई, देखो उनकी जो वहाँ पे सरकार चलती है ना अमेरिका में सरकार कैसी चलती है, 3 लेवल ऑफ जो होता है, जैसे जुडिशरी होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, ये तीनों चीज़ों मिलकर विधायिका, ठीक है, न्यायपालिका, और तीसरी कौन सी होती है, एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को जो भी बोलते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिलकर सरकार काम चलाती है। और इन तीनों के पास डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छे वाला है, मतलब कि ऐसा नहीं है कोई एक मिलकर अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। तीसरी, जैसे इंडिया में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, समय समय पर सरकार के जो गलत फैसले होते हैं उनको रोकता रहता है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर करता रहता है। तो ऐसे ही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका की गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से कुछ ज़्यादा गलत नहीं करने देता। तो कुछ उसके ऊपर ऐसे कॉन्स्टेंट लगे हुए हैं अमेरिका की पावर के ऊपर। ठीक है भैया, ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड टॉपिक क्या है? अपना सेकंड टॉपिक है इंडिया यूएस रिलेशन। देखो भाई, इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात हमेशा से गांठ मार के रख लेना, नो वन इज़ परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज़ परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें कोई भी देश किसी का स्थायी ना तो दोस्त है ना ही स्थायी दुश्मन है। यानी कि कल का जो दोस्त था हो सकता है वो हमारा आने वाले कल का दुश्मन हो, या जो दुश्मन था वो आने वाले कल में दोस्त हो। एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, इंडिया का जब कारगिल वॉर चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? पाकिस्तान के साथ चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए, मतलब कि इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान इंडिया की तरफ रवाना कर दिए हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे इंडिया का सपोर्ट करने कौन आता है? रशिया, अपना पुराना यूएसएसआर। रशिया जो है वो इंडिया की तरफ कूच कर देता है। उधर से अमेरिका आ रहा है इंडिया को लड़ने के लिए, उधर से आ रहा है अमेरिका, वो यूएसएसआर जो आज का रशिया है वो आ रहा है अमेरिका को टक्कर देने के लिए कि इंडिया के साथ हम खड़े, तू कैसे आ रहा है। तो वर्ल्ड वॉर का खतरा बन गया था, तो इस वजह से अमेरिका भी पीछे चला गया, उधर से रशिया भी पीछे चला गया। तो भाई साहब, उस टाइम पर जो अमेरिका हमारा दुश्मन था 1999 में, आज के टाइम पर 2020 में 21 में इतना ज़्यादा अच्छा वाला दोस्त हो चुका है। मतलब कि हर अपने इवेंट में इंडिया को बुला रहा है, हर इंडिया के इवेंट में खुद आ रहा है, ट्रंप यहाँ पे आ रहा है, इंडिया मोदी वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत अच्छे से रिलेशन हो चुका है इंडिया यूएस रिलेशन। तो मतलब कि रिलेशन चेंज होते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कैसा होना चाहिए। देखो भाई, लोगों की अलग अलग अवधारणा होती है। मेरे से पूछोगे कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई साहब ठीक है, अपने देख के चलो अच्छा है, पावरफुल आदमी है, बना के रखो, टाइम पे काम तो आता नहीं है, लेकिन कुछ तो जब तक नहीं आता तब तक मतलब अपने तो फायदे उठाओ। अब जब समय आएगा, जब देखी जाएगी, इतने फायदे तो उठाओ। तो ऐसे ही दुनिया में कुछ लोग इंडिया के जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के जो अच्छे जानकार इंसान होते हैं, वो बताते हैं कि भाई कुछ 3 तरह के प्रिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। कोई बोलता है कि रूस के यूएस के साथ अच्छे रिलेशन, मतलब कि मिलिट्री पावर है यूएस एक, उसके साथ रिलेशन हमें नहीं रखने चाहिए। हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? हमें अपने आप को पावरफुल करने पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि लड़ाई हो जाएगी तो अमेरिका देख लेगा। अमेरिका बिल्कुल नहीं देख लेगा, धोखेबाज रहा है। ठीक है, तो अमेरिका नहीं देखेगा, क्योंकि देखो आपने ट्रंप के टाइम पे जब इंडिया ने एक बार कुछ जब कोरोना आया था, उस टाइम पे इंडिया ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे जो बीमारी है, जो हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन जो वो है गोली, वो होती है, क्या होती है, मेडिसिन है, जो हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन जो मेडिसिन है वो हम किसी और को नहीं देंगे। इंडिया की अपनी नीड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। उस टाइम पे ट्रंप ने अगले दिन ही वहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट करके भाई इंडिया को नहीं छोड़ेंगे ये, और वो बकवास करनी शुरू कर दी। फिर इंडिया ने दे दिया, तो अगले दिन थैंक यू करके, मोदी से अच्छा दोस्त नहीं है तो अगले दिन थैंक यू की बौछार लगा दी। इससे समझ में आता है अमेरिका के कैसे रिलेशन है। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते हैं कि अमेरिका के बिस्तर मत रहो, अपनी पावर बढ़ाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। ठीक है, इंडिया की बातें चल रही है, इंडिया को अब थोड़ा सा कलर उठा के पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि दादा एक था, अब असली दादा आ गया है, तो कलर पढ़ा के हम इंडियंस होने के नाते अब अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। तो हमने बता दिया कि इंडिया के कुछ लोगों का मानना है कि भाई अपनी पावर बढ़ाने पे, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जैसे कि हमारा दोस्त पावरफुल है तो भाई साहब उसका फ़ायदा उठाओ। मतलब कि अपना अमेरिका जो है अपना दोस्त है और पावरफुल है दुनिया में, फ़ायदा उठाओ भर भर के, इकोनॉमिक फ़ायदे उठाओ अपने जितना हो सके, मतलब कि कमाओ, अच्छा कमाओ। और ऐसा क्यों बोलते देखो लोग बात, मैंने आपको अभी ये आपके चैप्टर में आएगा, ग्लोब आपने पढ़ा भी होगा, 1991 में इंडिया में एक पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि भारत का मार्केट अब दुनिया के लिए ओपन हो चुका है।
और यूएस जो है पूरी दुनिया में अपना चाहता है भी मेरे को कहीं पे मार्केट मिले, और इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन, 120-30 करोड़ की पॉपुलेशन, ज़्यादा कम खर्चा करती है, ज़्यादा उनका चीज़ बिकेगी यहाँ पे। तो यूएस को क्या है, इंडिया में चाहिए मार्केट। तो इंडिया के मार्केट देखते हुए तो इंडिया से रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए ये भी यूएस का भी फायदा है। तो इंडिया, कुछ लोग इंडिया की यही बोल रहे हैं कि भाई अच्छे रिलेशन बना के रखो, वो अपना मार्केट हमसे दे रहे हैं, हम अपना मार्केट, वो हमारे मार्केट में काम कर लेंगे, दोनों फायदा उठाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखो अच्छे बुरे रिलेशन तो होते रहेंगे, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना एक अलग कंट्रीज को लेके, जो पहले था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उनको लेके अपना एक ग्रुप चलने दो। अब इंडिया क्या है, इसमें लीडर बन के आगे उभर के आ सकता है। मतलब कि हमें जरूरी नहीं है हम अमेरिका के साथ रहे, अमेरिका से दूर रहे, हम अपना एक थर्ड वर्ल्ड लेके चलते हैं और अपने आप को लीडर स्थापित कर पाएंगे वहाँ पे। तो हमें क्या है, अमेरिका से ज़्यादा लेना देना होना नहीं चाहिए। तो ये किसका हो गया, इंडिया यूएस रिलेशन। अब तीसरा क्या है, हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम, मतलब कि किसी भी कंट्री की जो ये दादागिरी है, इससे ऊपर कैसे आया जा सकता है, इससे दूर कैसे रहा जा सकता है। देखो भाई साहब, क्या है, कुछ लोगों का मानना क्या है कि ऐसे टाइम पे हमें किस चीज़ क्या करना चाहिए। एक देखो ठीक होती है, ब्रांड वैगन नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कि जो अब वही जो इन्होंने बोला था कि भाई फ़ायदा उठाओ, ठीक है, हेजेमनी है, हेजेमनी का हमारा दोस्त है, चच्चा अपने विधायक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ायदा उठाओ यूएस के पावर का जितना हो सकता है। कुछ लोगों का मानना ये है, और कुछ लोगों का मानना ये है कि यूएस से फ़ायदा तो उठा ही लो, लेकिन आप है ना यूएस के मिलिट्री के मामले में थोड़ा चुप रहो, मतलब कि हाइड वाला कंसेप्ट लेके चलो कि भाई हम नहीं है, ठीक है, कुछ भी बात हो जाए ना कि शक्तिमान बोल के निकल लो यहाँ से कि भाई इंडिया ये ऐसे ही चलना चाहिए दुनिया में, कौन सा पढ़ रहे हैं, हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम। तो ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे ही होना चाहिए कि हाइड रहो, अपने आप को ज़्यादा उसमें बीच में टांग मत अड़ाओ अमेरिका के कामों में, ठीक है। तो ये अपना दूसरा हो गया। एक क्या देखो, आपने एक लाइन सुनी होगी कि आज के टाइम पे ग्लोबल विलेज बहुत ज़्यादा चलता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडियन वर्जन ऑफ ग्लोबल विलेज इज वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि ये दुनिया एक घर है, एक फैमिली है, ऐसा कुछ है। तो ग्लोबल विलेज का मतलब है कि अब दुनिया कोई स्टेट नहीं रह गया, कोई गवर्नमेंट नहीं रह गई है, अब दुनिया एक है, ठीक है, वो अलग अलग गाँव हैं, एक विलेज है, उसके हेडमैन है, अलग अलग एरिया के छोटे छोटे हेडमैन हैं, उनके हेडमैन यानी कंट्री के जो हेड है। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, अब जो यूएस की पावर को ओवरकम कर सकता है वो कौन है, आज के ज़माने के जो ये होते हैं ना इंटेलेक्चुअल क्लास, आज की क्लास एनजीओ एक्टिविस्ट, यानी कि जो सरकारों की निंदा करने के लिए, सरकार की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए आगे आते हैं ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं यूएस की हेजेमनी को, ठीक है। तो आज के ज़माने में क्या बोला गया, ग्लोबल विलेज है और इस विलेज में हर किसी को रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है, कोई हेडमैन गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम इस विलेज को छोड़ के चले जाए, क्योंकि विलेज पृथ्वी एक ही है और पूरी पृथ्वी एक विलेज बन चुकी है, तो इसको छोड़ के तो हम कहीं पे जा नहीं सकते। अभी तक तो हमें पता नहीं चला, चांद पे जाएंगे, पहले इसको छोड़ देंगे, ताऊ बाइडन को चांद पे छोड़ देंगे, वहाँ पे जाके कहेंगे तू जा, हम नहीं जाएंगे। तो ग्लोबल विलेज है, सबको विलेज में रहना है, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। इतिहास गवाह रहा है कि कोई भी अगर दुनिया में पावर उभर के आई है तो कुछ साल बाद उसका पतन हुआ ही हुआ है। एग्जाम्पल के लिए रोमन एम्पायर से लेके ब्रिटिश एम्पायर तक, ठीक है। आज के ज़माने में अगर यूएस का एम्पायर है तो वो भी कभी ना कभी ढहेगा क्या ढहना शुरू हो गया है। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी अमेरिका में, उसके बाद से क्या है, ब्रिक्स कंट्री जो है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज आ रही है, इमर्जिंग पावर बन के आ रही है। मतलब कि यूएस डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, ये उभर के आ रही है, चाइना हर चीज़ में टक्कर दे रहा है। हालांकि बहुत बड़ा गैप है अब भी मिलिट्री में यूएस के कंपैरिजन में, लेकिन इकोनॉमी के और दुनिया में पकड़ के रूप में चाइना अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है। मतलब कि टक्कर तो दे ही रहा, पीछे भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यानी कि हर चीज़ का पतन होता है, जैसे कि रोमन एम्पायर का पतन हुआ था, जो दुनिया में अपने आप को सबसे सिविलाइज्ड अपने वो बोल रहा था, उसका पतन हुआ। ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में था, पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाया था, उसका पतन हुआ। यूएस की हेजेमनी का भी पतन होना तय है, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज में मतलब कि हम सब विलेज में हैं, विलेज को छोड़ के कोई नहीं जाएगा तो ताऊ बाइडन जाएगा तो क्रांतिकारी आदमी ट्रम्प चच्चा जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा, सभी विलेज में रहेंगे, यानी कि हेजेमनी किसी की नहीं चलेगी। तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर आज हो गया है कंप्लीट, ठीक है भाई साहब, मज़ा आ गया पढ़ा के भी और पढ़ के भी आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसी लगी। गला बोल के इतनी फास्ट स्पीड में, इतनी तेज़ आवाज़ में सूख गया है गला, ठीक है भैया। मैं भी अपना थोड़ा सा चैप्टर खत्म होने का थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। क्वेश्चन आंसर ले आएंगे, लेकिन रिलैक्स तुम्हें नहीं करना। कल क्वेश्चन आंसर ले आएंगे, क्वेश्चन आंसर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि याद करोगे ना जिस वक्त। मैं तो कहता हूँ अगर लिखना आता है तो एकदम आंख बंद करके लिख दो क्वेश्चन देखती हूँ, वरना याद करती बात तो इतना आसान लगेगा, ये क्या बोल दिया, ये क्या लिखा है, उससे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन आंसर भी कराई जाएगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देख लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और जय हिंद।